नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज़ टाइम। बात करेंगे आज जिस तरीके से सरकार ने यूजीसी को था, उसके बाद देखने को मिला था। हालांकि अब सरकार ने इस पर जो है रोक लगा दी गई थी, उसके बाद से जो है विश्वविद्यालय में अब इस पर नहीं लागू होगा। इसी को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए जो है भाजपा के पदाधिकारी हैं हीरा लाल हरी जी, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे सर, जो है जिस तरीके से देखने को मिल रहा था वहाँ के यूजीसी को लेकर जो है तमाम, अब जो है विश्वविद्यालय में इसका जो है नहीं, लेकिन ये फिर भी कहीं ना कहीं जो है क्या इसको जनता स्वीकार करेगी, या फिर जो समाज के लोग, या फिर जो है बात की जाए जो और भी समाज के लोग हैं जिसको कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो धन्यवाद देना चाहिए यूजीसी को लेके मीडिया जगत को और सर्वोच्च न्यायालय को, जिन्होंने तत्काल इस ज्वलंत मुद्दा पे स्थगन करके एक बड़ा युद्ध होने से रोक दिया। पहले संज्ञान में ये आया कि मोदी जी तक ये संदेश नहीं गया था कि यूजीसी लागू हुआ। अब तो माननीय मोदी जी भी जान रहे हैं, माननीय योगी जी भी जान रहे हैं, पूरी भाजपा जान रही, पूरा संघ संगठन और सरकार जान रहा कि यूजीसी स्वर्ण जातियों के लिए एक विषैला जहर का काम करेगा, क्योंकि एकाएक किसी वर्ग को, समूह को आप लिखित में कह दे रहे हैं कि वो बदमाश है, तो ये तो आने वाले बच्चों के भविष्य के साथ एक लंबा खिलवाड़ हो जाएगा। ये लड़ाई आज की नहीं, ये जहरीला पेड़ जब तक हम लोग उखाड़ के नहीं फेंक देते हैं। माननीय मोदी जी से मेरी खुली अपील है कि बहुत विलम्ब हो रहा है, बंगाल चुनाव सिर पे है, असम चुनाव सिर पे है, अन्य चुनाव सिर पे हैं। अब बिना किसी देरी के इस यूजीसी विधेयक को तो तत्काल प्रभाव से समाप्त करें, स्वर्ण समिति का गठन करें, अन्यथा इसकी भरपाई भाजपा और संघ और सरकार तीनों को करना बड़ा भारी पड़ जाएगा। क्या कहेंगे जो जिस तरीके से जो है विश्वविद्यालय में जो है ज़्यादातर छात्रा लोग हैं, अलग अलग संगठन बनाए थे, कोई कह रहा था लागू करिए और कोई कह रहा था कि जो इसको ख़त्म करिए। हालांकि अभी सरकार ने इस पर कोई अन्य फैसला नहीं लिया है, लेकिन इसको जो विश्वविद्यालय में ना लागू करके क्या ये मुद्दा यहीं पर ख़त्म होएगा, या तो फिर जो है इस पर कोई गठन करके कोई आगे कार्रवाई होगी? फिलहाल ये मुद्दा रुकने वाला नहीं। जब तक यूजीसी विधेयक वापस सरकार ना लेके एक नई समिति का गठन नहीं कर देती, अब स्वर्ण समाज रुकने वाला नहीं। स्वर्ण समाज बहुत ही संयम के साथ रहा। 1950 के बाद आरक्षण लागू हुआ, स्वर्ण समाज के बच्चों ने कोई विरोध नहीं किया, स्वर्ण समाज ने कोई विरोध नहीं किया। लेकिन जहाँ चरित्र का सवाल आ जाता है, यूजीसी ने तो हमारे पूरे बच्चों के भविष्य और चरित्र को ही धो डाला कि ऑलरेडी हमें माफिया घोषित कर दिया गया कि जो गलती करता है स्वर्ण समाज ही करता है, लिहाजा हमारी कोई सुनने वाला नहीं। इस अध्यादेश के मुताबिक किसी ने आरोप लगा दिया, हमारे बच्चे सीधे यूनिवर्सिटी से बाहर। तो ये हम ना होने देंगे, और ना ऐसा संभव है कि मोदी जी इसको ख़त्म न करें। अब चूंकि दोनों तरफ से आवाज़ उठ गई है, दलित समाज चाहता है ये चालू रहे, स्वर्ण समाज कहता है ये रुक जाए, तो अब हमें बीच का रास्ता निकालना है। और बीच का रास्ता यही है कि स्वर्ण समाज के एक अलग आयोग का गठन होने जा रहा है। जहाँ तक माननीय मोदी जी ने भी अभी 4 दिन पहले इस पर संज्ञान लिया है और शिक्षा मंत्री जी को बुलाया था। इसमें माननीय कलराज मिश्र जी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके संज्ञान में भी हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी पूर्व उप मुख्यमंत्री राज्यसभा सदस्य, उनके संज्ञान में है। अभी परसों ही उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के आवास पे ही इस संदर्भ में काफ़ी बड़ी चर्चा हुई। तो जहाँ तक मुझे विश्वास है कि जब स्वर्ण समाज ने एक जीवन में पहली बार मांग की कि हमें ये पसंद नहीं है, तो शायद मोदी जी इसको वापस ले ले और बहुत जल्द एक सुखद रिजल्ट सामने आएगा। क्या कहेंगे अभी, जैसे आप बता रहे थे कि ब्रजेश पाठक वहाँ जो है इससे पहले भी जो 101 बटुक का जो है बात हुआ था, अभी ये में भी बताया जा रहा है कि 101 बटुक ने जो है उनसे ब्रजेश पाठक से खुद सवाल किया था कि आप हमारे साथ हैं कि के साथ हैं, कैसे देखिए, बेसिकली राजनीति और समाज दोनों अलग अलग चीज़ें। राजनीति में अगर ब्रजेश पाठक जी स्वर्ण समाज से हैं तो ये तो नहीं कह सकते मैं दलित समाज से हूँ। तो जब उनसे पूछा गया कि आपका इस पे क्या है, तो उन्होंने भी कहा भाई मैं भी इसी समाज का हूँ, मुझे भी उतना ही चिंतन करना है जितना आप चिंतन कर रहे हैं, लिहाजा मैं सरकार को इस विषय में सारी जानकारी दूंगा और जो लिखित आपके पास है, आपके मांग क्या है आप हमें बताएं, हम आगे इसको अग्रसारित करेंगे। तो मुझे तो लगता है कि अब योगी जी भी
माननीय पाठक जी भी, माननीय दिनेश शर्मा जी भी, माननीय कलराज मिश्र जी भी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी भी अभी तत्काल आए थे, उनके सामने भी ये मुद्दा उछला था। तो अब जहाँ तक ये सारे कोर कमेटी के लोग मिलकर माननीय मोदी जी को समझा चुके हैं कि एक स्वर्ण आयोग का गठन कीजिए और उसके समानांतर इसके गठन हो जाने के बाद दोनों को या तो चलने दिया जाए या ये नए आयोग को भंग कर दिया जाए। क्या कहेंगे जिस तरीके से संविधान के हिसाब से बात की जाती है कि यूज है जाता है कि अब कॉलेज में तो जो है इस पर रोक लगा दी गई, लेकिन कॉलेज की छात्रा लोगों में अभी भी है। तो एक तरफ बात करते हैं कि बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान पर चलने के लिए कुछ छात्राएं अभी ऐसे भी हैं जिनकी डीओपी लगाने पे छात्राओं में जो है आक्रोश देखने को मिला, लड़ाई झगड़ा भी हुआ और कहीं जो है उनके काफ़ी चोट भी हुई। ये भी वीडियो वायरल हो रहा। तो कहीं ना कहीं संविधान के साथ जो है खिलवाड़ करने को जो है बात आ जाती है, फिर जाती उस पर जो है शिकायत, चाहे वो सर्व समाज की हो, चाहे फिर वो SC SC OBC की होगी, चाहे फिर वो दलित की होगी। तो कैसे मतलब छात्राओं को जो है हैंडल किया जाए? देखिए, सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अगर संकल्प को हम देखें तो आरक्षण उन्होंने मात्र 10 साल के लिए लागू किया था, 5 साल एक्सटेंशन दिया था। लेकिन दलित समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए, जो गरीब है, पिछड़े हैं, उनको ध्यान में रखते हुए सवर्ण समाज ने इस आरक्षण का विरोध नहीं किया। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं कई डायरेक्शन दिया कि अब आरक्षण को इस देश की आवश्यकता नहीं है। 70 सालों में आरक्षण ने कोई ऐसा ज्ञानी पैदा नहीं किया जिसे कि राष्ट्र की उपलब्धि में उसका नाम हो। दूसरा अम्बेडकर पैदा नहीं हो पाए। लिहाजा अब तो मेरा एक और मानना है कि यूजीसी ही क्यों, हम एक ऐसे कानून को लाएं इस देश में जहां सबके लिए, जो गरीब हैं उनके रहने की, खाने की, किताब की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं सरकार दे, लेकिन कंपटीशन बराबर का हो कि कोई बच्चा कम नंबर लाके आरक्षण के आधार पर डॉक्टर बन जा रहा, लेकिन उसी वर्ग के लोग उससे इलाज कराने से बचते हैं। क्यों? उन्हें मालूम है कि ये आरक्षण से डॉक्टर बना है, अज्ञानी है। तो ज्ञान आधार पे भारत आगे बढ़ सकता है, किसी को आरक्षण देके भारत को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो यूजी के साथ साथ मैं तो चाहूँगा कि भारत के उज्जवल भविष्य के लिए नौनिहाल बच्चों को देखते हुए आरक्षण पे भी पुनः विचार किया जाए और यूजीसी को तो पूर्णतः खत्म ही कर देना चाहिए। जिस तरीके जैसे आप कह रहे हैं कि जो है शिक्षा को लेकर भी कह रहे हैं, शिक्षा भी होना चाहिए, यूजीसी को खत्म करना की, वहीं शिक्षा भी लोग परेशान हैं कि तमाम शिक्षा ऐसे भी हैं जो शिक्षा मंत्री पे अपनी जो है लगा रहे हैं, जिनके कम नंबर हैं वो पास हो जा रहा है, जिनके अच्छे नंबर हैं वो नहीं आ रहे हैं। वो उनमें से जो है कुछ बच्चों का जो है पास हुआ जा रहा है और कुछ बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं उनको नहीं जा रहा। वो जो है शिक्षा मंत्री से, मुख्यमंत्री से दरखास्त लगाने के लिए विरोध प्रदर्शन देखने को मिल जाएगा। अभी ये जो है क्या कल भी हुआ है और आज भी सीएम पोर्टल पे भी जो कर रहे हैं वो भी लोग भी अपनी मांगों को लेकर कर रहे हैं। जो लोगों की, जनता की सुविधा के लिए बैठेंगे उनको ही न्याय नहीं मिल रहा है। क्या मुझे तो लगता है कि आज भारत के मुख्यमंत्रियों से लेके, प्रधानमंत्री से लेके, राष्ट्रपति से लेके, गवर्नर से लेके तमाम पदों को अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा दलित बैकवर्ड है, फॉरवर्ड गिनती में है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि आज भी बैकवर्ड को या दलित को दबाया जा रहा। आप ऊपर से नीचे तक देख लीजिए, हर बड़े पद पे कहीं ना कहीं बैकवर्ड हैं, कहीं दलित है, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे गवर्नर हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, यहाँ तक कि गृह मंत्रालय तक बड़े बड़े विभाग आज बैकवर्ड और दलित समाज के पास है। तो अब ये कहना कि आज भी आरक्षण की आवश्यकता है या वो कमज़ोर हैं, उनको स्वर्ण दबा दे रहे, कहाँ से स्वर्ण दबा रहा? इतिहास में कोई ऐसी तत्काल 15 से 20 साल के अंदर की घटना नहीं है जिस पे सर्वोच्च न्यायालय ने चिंतन किया हो कि सवर्णों ने किसी दलित को दबाया या किसी बैकवर्ड को दबाया। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने लगातार एक संज्ञान में लिया कि आरक्षण की आवश्यकता अब नहीं है, सरकार इस पे ध्यान दे के कोई दूसरे मार्ग की तलाश करे और आरक्षण को ख़त्म करने का प्रयास करे। ये सर्वोच्च न्यायालय लगातार कह रहा। तो अब मेरा मानना है कि नहीं, बहुत हो गया। हमें योग्य भारत का निर्माण करना है, विकसित भारत का निर्माण करना है, शिक्षित भारत का निर्माण करना है। आरक्षित भारत के निर्माण से हम चाइना, रसिया, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड
से नहीं लड़ सकते। अच्छा, ये आखिरी सवाल है, लेकिन करेंगे ये बात अगर आरक्षण पे आ जाती है, ये चीज़ पे आ जाती है कि तो कहीं ना कहीं सरकार में जैसे पहले जो संस्कृति थी वो बात तो नहीं आती थी, चाहे वो दलित हो चाहे में हो, सब भाईचारगी में रहते थे। आज लेकिन समस्या ऐसे आ गई कि कोई किसी पे उंगली उठाता है तो उसके ऊपर जो है जो है हो जाती है, उसके ऊपर केस हो जाता था। लेकिन ऐसा जो है देखने को हालात क्यों ऐसे मिल रहे हैं? ऐसे तो पहले कभी देखने को मिलता नहीं था। देखिए, पहले गांव गरीब किसान का ये देश था, दलितों का देश था, गरीबों का देश था। आज शिक्षा में तरक्की हुआ है। आज ग्रामीण अंचल में भी लड़के ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, LLB हैं, MBBS है, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर्स हैं। तो अब लोगों के अंदर एक शिक्षा की जो जागृति आई, उसके आधार पे कुछ मनचले बच्चे, जिनको हम सामाजिक नहीं कह सकते, वो झूठा आरोप लगा सकते कि फलाने अगड़े समाज ने हमें परेशान किया। मुझे तो नहीं लगता है कि कोई ऐसा बड़ा आंदोलन आया हो कि किसी दलित को, किसी बैकवर्ड को, किसी फॉरवर्ड ने इतना दबाया हो कि आंदोलन पैदा हो गया हो। आंदोलन तो आज पैदा हुआ कि जब एकदम से सवर्ण समाज को कुचलने की कल्पना कर ली गई। जिस सवर्ण समाज ने बीजेपी का जन्म दिया, संघ को जन्म दिया, आज़ादी की लड़ाई में मंगल पांडे जी का योगदान नहीं भूल सकते हैं। आज उन्हीं को अगर आप कुचल देंगे तो बिना चंदन के कोई भी जंगल खुशबूदार नहीं रह सकता। तो मेरा मानना है कि तत्काल प्रभाव से आदरणीय मोदी जी, अब आप नहीं कह सकते कि आपको नहीं मालूम था, धर्मेंद्र प्रधान जी लेके चले आए, अब आपके संज्ञान में। और ये और ज़्यादा आक्रोश का विषय बनता जा रहा कि आपके संज्ञान में आने के बावजूद अभी तक इस पर कोई सॉलिड निर्णय नहीं हो पा रहा। बंगाल चुनाव अफेक्टेड हो जाएगा, असम का चुनाव इससे अफेक्टेड हो जाएगा। भाजपा संघ चिंतित है कि आज इनकी शाखाओं में सवर्ण समाज की संख्या जो बढ़ चढ़ के भूमिका लेती थी, आज नहीं, शाखा नहीं लग पा रहे। ये केवल एक राज्य की बात नहीं है, पूर्वोत्तर राज्यों में कहीं भी हमारी शाखाएं सब बाधित हुई है, क्योंकि सबके मन में आक्रोश है कि माननीय मोदी जी ये क्या हो रहा और ये क्यों हो रहा। हमने अन्याय सह लिया, हमने आरक्षण पे विरोध नहीं किया, लेकिन अब हम अपने बच्चों के साथ ऐसा अहितकर कानून लागू करेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम किसी भी कीमत पे, चाहे हमें बड़ा से बड़ा आंदोलन पैदा करना पड़े। हाँ, एक गारंटी मैं ज़रूर दूंगा कि हमारे इस आंदोलन में कोई गाड़ी नहीं चलाई जाएगी, कोई सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं होगा, कोई सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं होगा। अगर नुकसान होगा तो हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम जड़ काटना जानते हैं, हम डाल तोड़ के बंदर की तरह हो हल्ला नहीं मचाएंगे। हम सरकार गिराने में सक्षम हैं, सरकार बनाने में हम सक्षम थे तो सरकार गिराने में भी हम सक्षम हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए हमारे साथ जो है आगे प्रभारी गीलालाल तिवारी, ये तो जो से जुड़े हुए थे तमाम। इन्होंने कहा था जो यूजीसी का है, सर्व समाज से भी जुड़े हैं। इन्होंने कहा कि जो मांग है सर्व समाज के, जो देश जो कोर्ट ने किया है कि जो है विद्युतालय में कम जो है ख़त्म कर दिया गया, उसको पूरे तरीके से ख़त्म करने का है। इन्होंने ये भी कहा कि जब हम सरकार जो है बनाने में काम टिकने दम रख सकते हैं तो सरकार गिराने में भी काम कर सकती हैं, और हमारा जो विरोध रहेगा वो किसी के में नहीं रहेगा, ना किसी को कोई नुकसान पहुँचाने का रहेगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं मोहम्मद एजाज, आगाज़ टाइम।